आज के इस रोचक और गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की गहराई में उतरेंगे जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से आकार दे रही है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, हम सीधे सोलर सेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, और आज का विषय खासतौर पर प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारत का सोलर सेक्टर आखिर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस तेजी से बढ़ते मार्केट में प्रीमियर एनर्जीज किस तरह से अपनी विशाल ऑर्डर बुक और बिल्कुल नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। एग्जैक्टली उनकी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी बहुत ही सोची समझी लगती है, जिससे वो अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो इस विषय का थोड़ा संदर्भ सेट करना जरूरी है, क्योंकि देखिए बिना संदर्भ के फाइनेंशियल आंकड़े सिर्फ नंबर्स बन के रह जाते हैं। सही कहा, कॉन्टेक्स्ट के बिना हजारों करोड़ों के नंबर समझना मुश्किल होता है। हाँ, तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका है। अगर हम पिछले 2 सालों का आकलन करें तो इस सेक्टर में लगभग 50% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। 50% एक साल में? ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े के बीचों बीच प्रीमियर एनर्जीज ने इस क्वार्टर में अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया है। उनकी प्रोडक्शन लाइंस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन यूटिलाइजेशन लेवल्स पर चल रही हैं। ये सारी बातें आगे के विश्लेषण के लिए एक मजबूत नींव रखती हैं, और सुनने वालों के लिए इस विश्लेषण को समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि सोलर एनर्जी अब सिर्फ एक नया बज़वर्ड नहीं रह गया है। हाँ, ये कोई पासिंग ट्रेंड नहीं है जिसे आप इग्नोर कर दें। वही तो, ये आने वाले कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जब हम इतनी तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना बहुत आम बात है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की तकनीक क्या है और उसके आसपास की जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, ताकि इस शोर में से असल काम की बात निकाली जा सके। चलिए इस पूरे मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले नंबर्स पर गौर करते हैं। कंपनी ने हाल ही में अपना ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पूरा किया है। यहाँ ब्राउनफील्ड का मतलब थोड़ा क्लियर कर देते हैं उन लोगों के लिए जो नए हैं इस टॉपिक पर। हाँ, मैं वही बताने वाला था। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने शुरू से कोई नई जमीन नहीं खरीदी, बल्कि अपनी पहले से मौजूद फैक्ट्री की जगह में ही नई कैपेसिटी जोड़ी है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी होती है। सही बात है। इस स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने अपनी सेल कैपेसिटी को 400 MW और मॉड्यूल कैपेसिटी को 350 MW तक बढ़ा लिया है, और वो भी सिर्फ 101 करोड़ रुपए के बेहद कम कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये नंबर वाकई ध्यान देने लायक है ना? हजारों करोड़ वाली इस भारी इंडस्ट्री में सिर्फ 101 करोड़ में क्षमता बढ़ाना वाकई एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी दिखाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो सिर्फ ये 101 करोड़ का सस्ता एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि वो तकनीक है जो इस फैक्ट्री के अंदर चल रही है। आप G12R टॉपकॉन लाइन की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, कंपनी की जो 1.2 GW G12R टॉपकॉन सेल लाइन है वो फिलहाल 80% कैपेसिटी पर चल रही है, और आने वाले महीनों में ये पूरी कैपेसिटी पर आ जाएगी। ओके, लेकिन इसमें सबसे जरूरी पहलू क्या है? सबसे जरूरी बात ये है कि कंपनी अपनी सेल एफिशिएंसी को 25.2% से बढ़ाकर 25.8% करने पर लगातार काम कर रही है। एक मिनट रुकिए, 25.2 से 25.8 देखने में तो ये सिर्फ 0.6% का अंतर लगता है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन भारत की सोलर इंडस्ट्री में ये एफिशिएंसी लेवल्स पहले कभी नहीं सुने गए। एक आम इंसान को लग सकता है कि आधे प्रतिशत के लिए इतनी मेहनत क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं समझाती हूँ। एक यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म में जहाँ हजारों पैनल्स लगते हैं, वहाँ ये 0.6% का असर बहुत बड़ा होता है। अच्छा, कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। इस छोटी सी सुधार का मतलब है कि आपको उतनी ही बिजली पैदा करने के लिए कम पैनल्स की जरूरत पड़ेगी। कम पैनल्स का मतलब है कि जमीन कम खरीदनी पड़ेगी, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स पर पैसा बचेगा, और वायरिंग का खर्चा भी तो कम होगा फिर। बिल्कुल। जैसे इंडस्ट्री में बैलेंस ऑफ सिस्टम या BOS कॉस्ट कहते हैं, वो पूरी तरह से गिर जाता है, और ये सब इनकी इन हाउस R&D टीम की वजह से संभव हो पा रहा है। तो इसका सीधा असर प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट पर पड़ता है। अब बात समझ आई। और इस G12R तकनीक पर भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। हाँ, G12R इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है। ये कोई नया केमिकल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये सोलर वेफर के आकार यानी उसके साइज से जुड़ा है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
पुरानी तकनीक को M10 कहते थे, जिसके वेफर्स छोटे और स्क्वायर शेप के होते थे। G12R एक नया रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है जो थोड़ा बड़ा होता है। और इसका मार्केट पर क्या असर दिख रहा है अभी? इसका असर बहुत बड़ा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट खासकर चाइना की तरफ देखें तो वहां का 80 से 90% मार्केट अब पुराने M10 सेल्स को छोड़कर इस नए G12R पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। यानी पुरानी तकनीक बनाना अब इकोनॉमिकली फायदेमंद नहीं रहा। और भारत में फिलहाल सिर्फ 2 ही ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें से एक प्रीमियर एनर्जीज है, जो इस नए G12R सेल्स पर डीपली फोकस कर रही हैं। इसका मतलब है कि जो पुराने खिलाड़ी अभी भी M10 बना रहे हैं, उन्हें अपनी पूरी फैक्ट्री की लाइंस अपग्रेड करनी पड़ेंगी, जिसमें उनका बहुत वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होगा। वही तो, ये एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है आगे चल के। यहाँ प्रीमियर एनर्जीज ने फ्यूचर प्रूफ तकनीक चुनकर पहले से ही बढ़त बना ली है, और इस शुरुआती बढ़त का फायदा उन्हें अपनी आने वाली मेगा कैपेसिटीज में मिलने वाला है। हाँ, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स काफी एग्रेसिव हैं। मार्च 2026 तक उनकी 5.6 गीगावाट की नई मॉड्यूल लाइन शुरू होने वाली है। जून 2026 में 4.8 गीगावाट की सेल लाइन आएगी और फिर सितंबर 2026 तक 2.2 गीगावाट की एक और सेल लाइन आएगी। ये सारे एक्सपेंशंस उन्हें बहुत आगे लाकर खड़ा कर देंगे। इन सब के बाद प्रीमियर एनर्जीज 10.6 गीगावाट सेल और 11.1 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी के साथ भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर बन जाएगी। पर देखिए, जब कैपेसिटी इतनी बड़ी हो रही हो तो मार्केट में उसकी मांग का होना भी जरूरी है। यहाँ ऑर्डर बुक के आंकड़े तस्वीर को और साफ करते हैं। हाँ, ऑर्डर बुक का आंकड़ा तो वाकई विशाल है। कंपनी के पास इस वक्त लगभग 13,723 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जो लगभग 9.4 गीगावाट के बराबर है। इसमें से 6,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स सिर्फ सेल्स के लिए हैं और 7,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मॉड्यूल्स के लिए हैं। सुनने वालों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी की जो भी नई सेल कैपेसिटी बनने वाली है, उसका लगभग 90% हिस्सा एडवांस में ही बिक चुका है। ये उनकी डिमांड का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने कहा कि उनके पास लगभग 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और 90% कैपेसिटी सोल्ड आउट है। हाँ, ये नंबर्स तो करेक्ट है। लेकिन जब मैंने पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू नंबर्स देखे तो रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सिर्फ 5% का जंप दिखा। अगर सब कुछ इतनी तेजी से बिक रहा है तो रेवेन्यू विजुअली इतना रुका हुआ क्यों लग रहा है? एज एन इन्वेस्टर, क्या ये एक रेड फ्लैग नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब DCR और नॉन DCR के बीच के खेल में छुपा हुआ है। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। तो ये DCR और नॉन DCR का क्या चक्कर है? DCR का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। सरकारी योजनाओं में अनिवार्य होता है कि सोलार मॉड्यूल्स के अंदर लगने वाले सेल्स भारत में ही बने होने चाहिए। और नॉन DCR में हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं? सही। नॉन DCR मॉड्यूल्स होते हैं जहां सेल्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, ज्यादातर चाइना से। अब देखिए, DCR मॉड्यूल्स की सप्लाई मार्केट में कम है, इसलिए उनका दाम लगभग 2.2 से 2.3 करोड़ रुपए पर मेगावाट होता है। काफी फर्क है। और नॉन DCR का रेट क्या चलता है? वहीं नॉन DCR मॉड्यूल्स का दाम लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ रुपए पर मेगावाट होता है। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ। DCR को हम एक तरह से एक GI टैग्ड लोकल आर्टिजनल प्रोडक्ट मान सकते हैं, जिसकी कीमत और डिमांड दोनों ज्यादा हैं, क्योंकि वो खास तौर पे यहीं बनता है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। जबकि नॉन DCR एक मास प्रोड्यूस्ड इंपोर्टेड सामान की तरह है जो सस्ता होता है। तो हुआ ये कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स में नॉन DCR मॉड्यूल ज्यादा बेचे, जिनकी कीमत मार्केट में कम होती है। हाँ, इस वजह से टोटल सेल्स वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद रेवेन्यू में उतना बड़ा उछाल नहीं दिखा। लेकिन मजे की बात यह है कि इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो कैसे? रेवेन्यू कम है तो मार्जिन पर असर आना चाहिए ना? क्योंकि नॉन DCR में रॉ मटेरियल बाहर से सस्ता आता है और वो कॉस्ट आगे कस्टमर को पास हो जाती है। वहीं DCR ऑर्डर्स के मार्जिन्स पहले से ही सुरक्षित हैं। मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिटेबिलिटी हिट नहीं हुई है, सिर्फ टॉप लाइन नंबर ऑप्टिकली छोटा लग रहा है। बिल्कुल। तो रेवेन्यू का सिर्फ 5% बढ़ना कोई रेड फ्लैग नहीं, बल्कि सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोडक्ट मिक्स का नतीजा है। ये तो बात हुई एक क्वार्टर की। अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें तो DCR मार्केट का आने वाला कल कैसा दिखता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर रखकर देखें तो FY27 में अकेले DCR मार्केट की डिमांड
30 GB से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। 30 GB सिर्फ लोकल डीसीआर डिमांड? हाँ, पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें घरों की छतों पर सोलर पैनल लगते हैं, वहां से अकेला 10 GB की मांग आएगी। क्यूसुम योजना, जो किसानों के सोलर पंप्स के लिए है, वहां से 5 से 7 GB की मांग आएगी। इसके अलावा ओपन एक्सेस और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की अपनी अलग मांग है। सही, लेकिन भारत की एक्चुअल सप्लाई कहाँ खड़ी है? नई प्रोडक्शन लाइंस को लगाने और स्टेबल करने में 6 से 18 महीने लग जाते हैं। इसीलिए आज भारत की कुल प्रोडक्शन 20 से 21 GB के आसपास ही अटक गई है। यानी डिमांड 30 GB और सप्लाई सिर्फ 20 GB। ये प्रीमियर एनर्जीज जैसी पहले से तैयार कंपनीज के लिए एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। बिल्कुल, यहाँ आकर उनको प्राइसिंग पावर मिल जाती है। यहाँ आकर कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। हमने डिमांड और सप्लाई की बात कर ली, लेकिन जब पैनल बनाते हैं तो एक ऐसे रॉ मटेरियल का जिक्र आता है जो आजकल हर सोलर कंपनी का सिरदर्द बना हुआ है। आप सिल्वर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चांदी यानी सिल्वर की। सुनने वालों को शायद ना पता हो, लेकिन सोलर सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चांदी के पेस्ट का इस्तेमाल होता है। इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे आप सोलर पैनल्स के ऊपर मिठाई पर चांदी का वर्क लगाने जैसे समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1 साल में सिल्वर का कॉस्ट 1 सेंट पर वॉट से बढ़कर 2.5 से 2.7 सेंट्स पर वॉट हो गया है, जो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक मैसिव जंप है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर पैसा मार्जिन तय करता है, वहां कॉस्ट का 2.5 गुना बढ़ जाना तो तबाही ला सकता है। तबाही ला सकता था अगर उन्होंने सही समय पर कदम ना उठाया होता। कंपनीज बढ़ते खर्चे से बचने के लिए बहुत ही एग्रेसिव सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी अपना रही है। कैसी स्ट्रैटेजी? उन्होंने क्या किया इसको काउंटर करने के लिए? पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो ये कि उन्होंने आने वाले 6 महीने की चांदी को पहले से ही हेज कर लिया है। यानी पुराने सस्ते दाम पर अपने ऑर्डर्स लॉक कर दिए हैं ताकि अचानक प्राइस बढ़ने का उन पर कोई तुरंत असर ना हो। सही। और दूसरा कदम R&D का है। पिछले 5 सालों में इनकी इंजीनियरिंग टीम ने सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाली चांदी की मात्रा को पहले ही 68% तक कम कर दिया है। 68% रिडक्शन पहले हो चुका है। ये इंप्रेसिव है। और अब उनकी योजना इससे आगे 30% और कम करने की है। लेकिन एक मिनट, चांदी की अपनी एक फिजिकल लिमिट तो होगी ना? एक पॉइंट के बाद आप उसको और कम नहीं कर सकते बिना पैनल की परफॉर्मेंस गिराए। वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और वहीं पर इनका तीसरा और सबसे बड़ा कदम आता है, वो है कॉपर यानी तांबे पर शिफ्ट होना। तांबे पर? हाँ, वो जल्द ही चांदी की जगह कॉपर पेस्ट का इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं, जो इस पूरे कॉस्ट इक्वेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन तांबा तो हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। चांदी का इस्तेमाल इसीलिए तो होता था क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है और जल्दी खराब नहीं होती। तो क्या कॉपर पर शिफ्ट होना इतना आसान है? आसान बिल्कुल नहीं है, और यही असल इंजीनियरिंग चैलेंज है इस वक्त इंडस्ट्री में। कॉपर को ऐसी तकनीक से प्रोसेस करना पड़ता है कि वो पैनल के 25 साल के जीवन काल में ऑक्सीडाइज ना हो। और इसमें प्रीमियर एनर्जीज क्या कर रही है? उनकी R&D टीम उसी एंटी-ऑक्सीडेशन फॉर्मूला पर तेजी से काम कर रही है। जो कंपनी इसमें कामयाब होगी वो अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट में बाकी मार्केट से बेहद आगे निकल जाएगी। ये गेम चेंजर हो सकता है। एक और फाइनेंशियल इंसाइट यहाँ देना जरूरी है जो इनकी बैलेंस शीट को समझने में मदद करती है। आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं? इस क्वार्टर के नंबर्स में? हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास अचानक से लगभग आधा हो गया है। ये आंकड़ा भी लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल उनकी जो पुरानी मोनोपर्क टेक्निक वाली लाइंस थी, उस पर कंपनी में एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन अपनाया था। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने शुरुआती सालों में ही अपनी एसेट की वैल्यू को तेजी से कम कर लिया ताकि आगे चलकर उनके प्रॉफिट ज्यादा क्लीन दिखें। एग्जैक्टली। वो एक्सेलरेटेड साइकिल अब पूरी हो चुकी है। आगे आने वाली सारी नई TOPC लाइंस स्टैंडर्ड 5 ईयर के साइकिल पर डिप्रिशिएट होंगी, जिससे इनकी बैलेंस शीट आगे जाकर और भी ज्यादा अनुमान लगाने योग्य यानी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल, इन्वेस्टर प्रेडिक्टेबिलिटी इससे बहुत इंप्रूव होगी। चर्चा को अब सोलर सेल्स से थोड़ा आगे ले चलते हैं। एक चीज जो मैंने हमेशा सोचता हूँ कि सोलर इंडस्ट्री सिर्फ पैनल्स बनाकर खेत में लगाने तक सीमित नहीं रह सकती। हाँ, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए। वही ना, पैनल ने बिजली बना दी, लेकिन उस बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग दिखाई है उनके एक्विजिशंस के जरिए, राइट? हाँ, उन्होंने ट्रांसकॉन और के सोलारे नाम की 2 कंपनीज का अधिग्रहण किया है। ट्रांसकॉन का अधिग्रहण बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है मेरे हिसाब से। ये कंपनी MVHV और EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इनका कैपेसिटी टारगेट क्या है इस सेगमेंट में? जुलाई 2026 तक इनकी क्षमता 16.75 GVA तक पहुंच जाएगी।
अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो इस अकेले ट्रांसफार्मर बिजनेस से FY28 तक 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद की जा रही है। पैनल बनाना एक बात है, लेकिन उस पैनल की बिजली को ग्रिड तक ले जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना, ये तो पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करने जैसा मूव हो गया। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। इसके अलावा कंपनी 260 करोड़ रुपए के निवेश से एक एल्यूमिनियम फ्रेम्स की फैक्ट्री भी लगा रही है। अभी एल्यूमिनियम फ्रेम्स वाली बात सुनने में लोगों को थोड़ी आम लग सकती है, लेकिन सप्लाई चेन की जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा खोलकर बताइए, जियोपॉलिटिक्स यहाँ कैसे आती है? देखिए, भारत में एल्यूमिनियम प्रोफाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ एल्यूमिनियम की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस एल्यूमिनियम को सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए जो एनोडाइजिंग की केमिकल प्रोसेस होती है, भारत में उसकी क्षमता डिमांड का सिर्फ 20% ही पूरा कर पाती है। ये तो बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। सुनकर अजीब लगता है ना कि हम एल्यूमिनियम बनाते हैं पर उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। नतीजा ये है कि बाकी का 80% प्रोसेस्ड एल्यूमिनियम आज भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब समझ आई बात। इसलिए कंपनी का खुद एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगाना अपने आप को चाइना की सप्लाई चेन से आजाद करने का एक बहुत बड़ा डिफेंसिव कदम है। बिल्कुल। और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने का बिल्कुल ऐसा ही एक और कदम BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी दिख रहा है। हाँ, क्योंकि सोलर तो दिन में बनती है पर रात को इस्तेमाल के लिए स्टोरेज चाहिए ही चाहिए। कंपनी इस फील्ड में 280 करोड़ रुपए निवेश कर रही है, जिससे 6 गीगावाट आवर की क्षमता बनेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इस वक्त बैटरी सेल्स खुद नहीं बना रहे हैं। वो सिर्फ एक सेल टू पैक असेंबली लाइन लगा रहे हैं, जहां बाहर से सस्ते सेल्स लाकर उन्हें असेंबल किया जाएगा। पर क्यों? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। जब वो सोलर सेल्स खुद बना रहे हैं और उसमें उन्हें इतनी मास्टरी है, तो बैटरी सेल्स खुद क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि कंपनी का लीडरशिप इस मामले में रुको और देखो की नीति अपना रहा है। वो चाहते हैं कि सरकार ALMM जैसी कोई ठोस पॉलिसी बैटरी सेल्स के लिए भी लाए। जो लोग इस पॉलिसी से अनजान हैं, उन्हें थोड़ा आसान भाषा में बता देते हैं। ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इसे आप सरकार की तरफ से बनाई गई एक VIP लिस्ट समझ लीजिए। और इस लिस्ट में होना जरूरी क्यों है? अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो सरकार आपसे सामान नहीं खरीदेगी। ये एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर है, जो चाइना से आने वाले सस्ते और लो क्वालिटी सामान को रोककर भारत की लोकल कंपनीज को प्रोटेक्शन देता है। सही समझाया आपने। तो जब तक सरकार ऐसी कोई VIP लिस्ट बैटरी सेल्स के लिए नहीं निकालती जो सस्ते इंपोर्ट्स पर रोक लगाए, तब तक हजारों करोड़ लगाकर कोर बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में उतरना समझदारी नहीं है। मतलब जब रिस्क बहुत बड़ा हो तो पॉलिसी क्लैरिटी का इंतजार करना ही बेहतर है। ये उनका एक बहुत ही कैलकुलेटेड बिजनेस मूव है। तो आखिर में इस सबका असली मतलब क्या निकलता है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक जगह जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सोलर सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं बचा अब। बिल्कुल। सोलर इंडस्ट्री आज के वक्त में सिर्फ पैनल असेंबल करने का काम नहीं रह गई है। ये पूरा खेल अब सही तकनीक चुनने का बन चुका है, जैसे कि M10 को छोड़कर फ्यूचर रेडी G12R टॉपकॉन पर दाव लगाना। और रॉ मटेरियल्स के वॉलेटिलिटी को स्मार्टली मैनेज करने का खेल है, चाहे वो चांदी को हेज करना हो या तेजी से तांबे पर शिफ्ट होना। एक आम निवेशक या ऑब्जर्वर को शायद सिर्फ सरफेस लेवल पर सेल्स नंबर्स दिखते हैं, लेकिन असल जीत इन कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन की परेशानियों को अपने फायदे में बदलने में है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो पूरी चर्चा के दौरान दबे पांव हमारे सामने घूमता रहा। कैसा सवाल? अभी पूरी इंडस्ट्री का ध्यान इस बात पर है कि ALMM 2 लागू होने वाला है, जो खास तौर पर सिर्फ सेल्स पर फोकस करता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का असल भविष्य ALMM 3 में छुपा है। ALMM 3? हाँ, जब ALMM 3 आएगा तो मुनाफे का पूरा ध्यान और पॉलिसी प्रोटेक्शन सेल से हटकर एक कदम और पीछे यानी इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग पर चला जाएगा। इनगॉट और वेफर यानी वो बिल्कुल शुरुआती स्टेज जहां सिलिकॉन को पिघलाकर एक सॉलिड ब्लॉक बनाया जाता है और फिर उसे पतले स्लाइसेस में काटा जाता है, जिससे बाद में सोलर सेल बनते हैं। बिल्कुल वही फाउंडेशनल प्रोसेस। और इनगॉट और वेफर की इस दुनिया में अभी भी 1-2 देशों की लगभग ग्लोबल मोनोपोली है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ प्रीमियर एनर्जीज ने अभी से नाइडोपेटा में 5,900 करोड़ रुपए के भारी कैपेक्स के साथ 10 GW की इनगॉट वेफर लाइन का काम शुरू कर दिया है। 5,900 करोड़ का कैपेक्स, ये पिछले एक्सपेंशन से तो बहुत बड़ा स्केल है। आगे चलकर इस ग्लोबल गेम पर वही कंपनी राज करेगी, जो सिर्फ सेल असेंबल नहीं करती बल्कि उसके अंदर लगने वाला रॉ इंगट भी खुद अपने देश में
अपनी फैक्ट्री में बनाती हो। ये वही मोनोपोली तोड़ने की तैयारी है। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार मुद्दा है और आगे के लिए सोचने पर मजबूर करता है। सोलर पावर की पूरी लहर एनर्जी इंडिपेंडेंस के नाम पर चल रही है, लेकिन कंपनीज के लिए और हमारे देश के लिए असल आज़ादी तभी है जब उनका अपनी रॉ मटेरियल सप्लाई चेन पर पूरा ठोस कंट्रोल हो। हाँ, क्योंकि डिपेंडेंस तो किसी ना किसी चीज पर बनी रहती है जब तक आप एंड टू एंड इंटीग्रेशन नहीं करते। सही बात है। इंगट से लेकर इन्वर्टर तक और चांदी के बढ़ते दाम से लेकर एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग की कमी तक, इन नंबर्स और आंकड़ों के पीछे की जो सप्लाई चेन वॉर है वो वाकई हैरान करने वाली है। और उम्मीद है कि आज की हमारी चर्चा से इस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी और बिजनेस एनवायरनमेंट के पीछे छुपी असल कहानी सुनने वालों के लिए थोड़ी साफ हुई होगी। ये तकनीक आने वाले समय में दुनिया के एनर्जी नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है, जिस पर आगे और ध्यान देना और पढ़ना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। यही आज की इस गहरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। इस पूरे सेक्टर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और रोचक विषय के साथ। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।